हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी जियोग्राफी है, और ये जो है क्लास 6 की है। तो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। आइए देख लेते हैं। तो मतलब इस चैप्टर में जो है ना, यही सौर मंडल में और ग्रह क्या है, पृथ्वी क्या है, यही सब 12 चीजों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय और आकार पर जो है अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है। मतलब कि चंद्रमा कभी उसकी आकृति फिक्स नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है रोज। ठीक, कभी तो गायब भी हो जाती है। तो क्या होता है कि पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। और जिस दिन हम उसको देखते हैं, किसको, चंद्र को, पूर्ण चंद्र को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। मतलब 15 दिन के बाद क्या आ जाती है, अमावस्या आ जाती है। इसको पक्ष भी बोलते हैं। ये जो 15 दिन होते हैं, इन 15 दिनों को एक पक्ष भी बोलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप जब चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, जब घटता है उसकी आकृति, और एक दिन जो है गायब हो जाती है, तो मतलब वो घटते हुए जो क्रम होते हैं, जो दिन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, मतलब अमावस्या के बाद वाला दिन जो होता है, जब चंद्रमा क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ये तो चंद्रमा के बारे में हो गया। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी ग्रह जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड मतलब रात के समय आसमान में हमें जितने भी सारे ग्रह, वो नक्षत्र वगैरह दिखाई देते हैं, चमकते हैं, तो उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के गर्म होते हैं, तो कुछ और गैस के बने होते हैं, तो कुछ से अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होता है, कुछ दूसरों से चमकते हैं। तो जिन खगोलीय पिंडों का खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है, क्योंकि सूर्य का भी अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती है। रात के समय आकाश में बहुत सारे हमको जो है तारे दिखाई देते हैं। और उन तारों से क्या होता है, यहाँ से जैसे देख रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है, तो इस तरह से पैटर्न बनता है। तो इन जो पैटर्न बनता है, जो आकृति बनती है, उसको नक्षत्र कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, ये सभी क्या है, ये सभी जो है एक तारा मंडल है, एक नक्षत्र बनाते हैं। इस तरह से 7 तारों का एक समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसको सप्त ऋषि, मतलब हिंदी भाषा में इसको सप्त ऋषि भी कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सप्त ऋषि की पूरी आकृति है। और जस्ट इसके उत्तर में, यहाँ से अगर हम एक सीन देखेंगे, तो एक हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, दिशा का निर्धारण ध्रुव तारा से ही करते थे, क्योंकि ये ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर ही दिशा में दिखाई देता है। आगे है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, वो तारा होते हैं। और जिनके पास अपना खुद का प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और वो जो है दूसरों से प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, वह भी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। यह अपना प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का कोई तारा है, तो वो क्या है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम लोग पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही जब चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे, तो वो भी चमकता हुआ प्रतीत होगा। कुछ रोचक तथ्य है जिसको हम जान लेते हैं। जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है।
इन्हें जो है छल्ले वाला ग्रह भी कह सकते हैं या वर्ली ग्रह भी कहते हैं। कौन कौन? 3 ग्रह हैं, एक बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये ग्रह दिए हुए हैं, ये रहा यूरेनस, और ये बृहस्पति, और ये हमारा शनि, मंगल, और ये शनि। ये कभी कैसे इन 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 जैसे कि शनि में दिखाया गया है, इस तरह से इनके चारों ओर क्या होता है? वर्डित छल्ले होते हैं, छल्लेदार धूल और छोटे छोटे कणों होते हैं, जिससे इनके चारों ओर एक छल्लेनुमा दिखाई देती है। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी कैसी शब्द है? अंग्रेजी शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी के बारे में विवरण। जियोग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी के बारे में विवरण। अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह किसको कहेंगे? उपग्रह वो होते हैं जो सूर्य का चक्कर तो लगाते हैं, साथ ही साथ किसी ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं, और जिस ग्रह का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उसी ग्रह का उपग्रह कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। देख रहे हैं यहाँ पे सहचर है और चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इस कारण चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ ग्रह के पास अपना भी चंद्रमा है। मतलब जो 7 ग्रह हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, उसी तरह और सौरमंडल में 7 ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और उन सभी के पास अपना खुद का जो है चंद्रमा भी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो वो ग्रह शनि है। इससे पहले सबसे अधिक उपग्रह जो था वो बृहस्पति के पास था, लेकिन अभी 146 उपग्रह हैं जो कि शनि के पास है। मतलब कि सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह अगर किसी ग्रह के पास है तो वो शनि के पास है। आगे देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा तथा एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारा जो सौर मंडल है वो किससे प्रकाशित होता है? तो वो सूर्य से जो है प्रकाश प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सौर मंडल को प्रकाशित करने वाला कौन सा तारा है? तो वो सूर्य है। आगे देखते हैं। आगे है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सूर्य से जो है ना बहुत ज्यादा दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, जिस कारण हमें इसकी बहुत ज्यादा ऊष्मा और प्रकाश नहीं मिल पाता है। अब ग्रह की बात कर लें। ग्रह क्या है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे 7 ग्रह होते हैं। यूरेनस को हिंदी में अरुण
और लास्ट में नेपच्यून को वरुण भी बोलते हैं। एक आगे देख लेते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे इनका एक अपना खुद का मार्ग होता है जिसपे ये घूमते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे को काटते नहीं है। आगे है, और इनका ये रास्ता जो होता है, ये जो पथ होता है वो दीर्घाकार में होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, और यह अपनी जो एक चक्कर, सूर्य का जो एक चक्कर लगाता है वो 88 दिनों में लगा देता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी मानते हैं, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB3131 सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह में रख दिया गया। इनको क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से निकाल करके बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अब आगे है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चपटी तथा भूमध्य में क्या होती है, ध्रुवों के पास चपटी होती है, तो जो भूमध्य होता है वहां पे थोड़ी सी उभरी हुई हो जाती है। इस आकार को क्या कहते हैं, भू आकार कहते हैं। भू आभ, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, भू आभ बोलते हैं। और भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। संभवतः यानी कि लगभग में भी हो सकता है और भी ग्रहों पे पाई जाती हो, लेकिन अभी उनकी खोज नहीं हुई है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें भी हैं, जैसे ऑक्सीजन और भी अन्य गैसें। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसको अनोखा ग्रह भी कहते हैं, किसको, पृथ्वी को। आगे है अंतरिक्ष, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है, नीला दिखाई देने का कारण है क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है किससे ढका है, पानी से ढका है। इस कारण ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब आगे पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। तो यहाँ से पहले हम देख लें कि प्रकाश की गति क्या होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है। 3 लाख किमी मतलब 1 सेकेंड में जो है 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जा सकता है। इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो टोटल 8 मिनट लगता है। नील अस्ट्रमांग, रोचक तथ्य हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखा। अब आगे बढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। मतलब चंद्रमा हमारे पृथ्वी का 1/4 भाग है, लेकिन ये हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये हमसे क्या है, नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। मतलब अगर हम कंपेयर करें कि चंद्रमा जो है हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर होके इतना बड़ा दिखाई देता है, तो सूर्य कितना बड़ा होगा जो कि हमसे कितनी दूरी पे होने के बावजूद छोटा दिखाई देता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ उपग्रह दिए गए हैं। जैसे उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर उनकी उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जिनको कृत्रिम उपग्रह भी बोलते हैं या कृत्रिम पिंड बोलते हैं। जैसे कि इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडूसेट हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी जो है कृत्रिम उपग्रह हैं।
जो कि विभिन्न प्रकार की जानकारी, मौसम की जानकारी, नेटवर्क वगैरह के लिए क्या होता है, भेजा जाता है। आगे है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर देता है। लगभग इतनी ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी का तो चक्कर लगाता ही है, साथ में अपने अक्ष पे भी जो है वो चक्कर लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। मतलब 27 दिन में वो क्या करता है, पृथ्वी पे चक्कर लगाता है और 27 दिन में भी धीरे धीरे अपने भी अक्ष पे एक चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण क्या होता है, हम बस चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, दूसरा भाग नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा पे जीवन की अनुकूल स्थितियां नहीं मिलती हैं। चंद्रमा के सतह पे क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, इस तरह से ये चीजें हैं। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर ले। हाँ, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे, जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। मतलब पहले क्षुद्र ग्रह क्या थे, पहले क्षुद्र ग्रह जो थे वो ग्रहों के ही भाग थे, लेकिन बहुत हजार साल पहले विस्फोट होने के कारण वो ग्रहों से अलग हो गए और जो है चक्कर लगाने लगे। अब बात करते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जलने लगते हैं। परिणाम स्वरूप यह चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से नहीं जलता है तो वो क्या होता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे कि वहां पे गड्ढा बन जाता है। आगे है, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि रात के समय जो है आसमान में देखने पे हमें एक दूध जैसी पतली लेयर दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे आकाश गंगा कहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक पतली नदी की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाओं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि ब्रह्मांड कई सारे आकाश गंगाओं से मिलकर के बना है। तो हम बात करते हैं कि हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है, तो इसको मिल्की वे मंदाकिनी, मंदाकिनी जो होती है, जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर से जुड़े कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है जो कि आए हुए थे पेपर में। तो आइए देख लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, सूर्य एक है, क्या है, पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य एक क्या है, पीला तारा है। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि आकार और समानता के आधार पर जो है मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को, तो शुक्र को माना जाता है। यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसका आकार और आकृति, इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म क्रांति में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अपसौर में जो होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है अधिक होती है। अब ये हम यहीं पे समझ लेते हैं कि ये अपसौर होता क्या है।
तो अपसौर समझने के लिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा सूर्य, हाँ, ये हो गया हमारा सूर्य, और ये हो गई हमारी ऐसे पृथ्वी, और ये पृथ्वी जो है इस तरह से झुकी हुई रहती है। तो क्या होता है अपसौर उपसौर में, एक मिनट, हाँ, क्या होता है कि पृथ्वी इस तरह से जो है सूर्य के नजदीक से थोड़ा दूर होकर के चक्कर काटती है। मतलब जो पृथ्वी का पथ है, जो उसका मतलब कक्ष है, वो एकदम कक्ष जो होता है सूर्य के बीच में नहीं होता है। एक साइड की दूरी जो होती है ज्यादा होती है, एक साइड की सूर्य से दूरी जो होती है कम होती है। ये दूरी ए हो जाएगी सूर्य से, और ये दूरी बी हो जाएगी। तो जब कि बीच, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा होती है तो उसे ही हम अपसर बोलते हैं, उसे ही हम अपसर। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा अपसौर। इसको हम लोग बोलेंगे अपसौर। और यही दूरी जब कम हो जाएगी तो इसको बोलेंगे उपसौर। तो अपसौर कब होता है, अपसौर जो होता है वो हमारा जुलाई में शुरू हो जाता है। प्रत्येक वर्ष की जुलाई में शुरू हो जाता है अपसौर। यानी अपसौर कब से शुरू होता है, तो जुलाई से प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ से मतलब सबसे ज्यादा दूरी यही होती है। फिर धीरे धीरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करते करते इस तरह से फिर ठंडी आने लगती है। तो इसे ही अपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं, और जब कम होती है तो उसे उपसौर बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसमें जो है हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा ना कि हमारी पृथ्वी क्या है, ये जो ध्रुव है इन ध्रुवों पे कैसी है, चपटी है। और तो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको भू आप, इसका जो आकार है वो कौन सा आकार हो जाएगा, भू आभ आकार इसको बोलते हैं। ठीक है। और अब इस पृथ्वी को जो है समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसका लघु वास्तविक रूप बनाते हैं जिसको ग्लोब कहते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो कि आसानी से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। छोटे ग्लोब मानचित्र कई प्रकार के आते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे ग्लोब, जैसा कि हम देख रहे हैं ग्लोब क्या है, एक धुरी इसकी बनी हुई है। धुरी यानी अक्ष, जिसपे ये क्या करता है, घूमता है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये एक काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो सीधे ना होकर के थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। क्योंकि ये जो अपने ध्रुवों पे चपटी रहती है, इस वजह से इसका जो कुछ आयत होता है वो गोल ना होकर के कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। और इन्हीं को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे कई सारी लाइनें खींच देते हैं जो कि क्षैतिज में होती हैं, इस तरह से गोलाकार में। यह अन्य काल्पनिक रेखाएं भी दो भागों में बांटी जाती हैं, और इन काल्पनिक रेखाओं को हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे काल्पनिक रेखा की बात करें तो ये हमारी जो विषुवत रेखा है, ये क्या करती है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग जो होता है उत्तरी ध्रुव हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं, गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और जो लाइन इसको एकदम बीच से काटती है उसको विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त बोलते हैं, जो कि इसको दो अलग अलग भागों में काट देती है। आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध जो कि ऊपर होता है, और नीचे वाले को दक्षिणी भाग बोलते हैं। और इसी तरह इस पे कई सारी जो होती हैं विभिन्न रेखाएं खींची जाती हैं। इन सभी समांतर रेखा, ये देखिए एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इन सभी समांतर रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इसको मापते कैसे हैं, अंश में मापते हैं।
पृथ्वी की माप ज्ञात करने के लिए हम लोग इस पे दो प्रकार की लाइनें खींचते हैं। एक जो होती है वो कैसी रहती है, समांतर, क्षैतिज में, क्षैतिज समांतर, समांतर होती है जिसको अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और एक क्या होती है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर सीधी होती है, इसको बोलते हैं देशांतर, देशांतर। जैसे ये वाली रेखा जो इस तरह से, जैसे ये पृथ्वी है जो इस पे इस तरह से खींची जा, एक मिनट कलर इसका चेंज कर ले, इस तरह से खींची जाती है तो ये अक्षांश हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब इस पे जो इस तरह से खींची जाएगी वो कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, वो देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें मुख्य मुख्य कौन सी रेखाएं होती हैं। तो इनमें मुख्य जो है, मुख्य मुख्य रेखाएं होती है। पहले तो देखिए विस्वित रेखा होती है, ये जो देख रहे हैं ये विस्वित रेखा एकदम इसको क्या करती है, अक्षांश, ये अक्षांश विस्वित रेखा है जो इसको एकदम मिडिल से काटती है, ये 0 डिग्री की होती है। इसको दो बराबर भागों में बांट देती है तो ये 0 डिग्री की हो जाती है। इसको विस्वित रेखा, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अच्छा हाँ, इसको विस्वित रेखा कहते हैं। उसके बाद जो और एक आता है, अभी क्या होता है धीरे धीरे ये 0 डिग्री से जाते जाते यहाँ ध्रुवों पे जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 0 डिग्री की हो जाती हैं। 0 डिग्री की क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे, मतलब यहाँ से आप समझिए इसको देख करके, क्या होता है कि ये ध्रुव यहाँ से 20 डिग्री की होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है 0 डिग्री से 20, 40, 60 और यहाँ पे आते आते 0 डिग्री यानी एकदम लंबवत हो जाती है, इस तरह से लंबवत। तो ये 0 डिग्री की हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण रेखा 0 डिग्री की होती है जिसको हम विस्वित रेखा बोलते हैं। उसके बाद होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हम इसके साथ साथ क्या लिखते हैं, इन रेखाओं के साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में है। इसलिए क्योंकि 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी है और 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। इसको समझने के लिए हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध लिखते हैं। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में रेखा होती है उसको मकर रेखा बोलते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री की जो रेखा होती है उसको उत्तरी, उत्तरी रेखा उसको बोल देते हैं। इसको उत्तरी रेखा बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा। और यहाँ पे जो 23.5 डिग्री होती है इसको दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश रेखा बोल देते हैं। ठीक, और ये जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव। ये चीजें क्लियर हो गई कि इनको हम लोग कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं महत्वपूर्ण अक्षांश बताया गया है। विस्वित वृत्त पे जो 0 डिग्री का है उत्तरी ध्रुव यानी ये 90 डिग्री का ये वाला चीज, और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव ये 90 डिग्री का, ये सभी क्या होती है, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। 23.5 डिग्री जो होता है ये जैसा मैंने बताया वही है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। इन रेखाओं के, मतलब ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं के आधार पे हम पृथ्वी को उनके ताप कटिबंध के आधार पे बांट सकते हैं। मतलब जैसे कि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी का क्या होता है, ध्रुवों पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ये ध्रुवों पे। उसके बाद का एरिया जो होता है थोड़ा अलग वहां पे मौसम होता है, उसके बाद का अलग होता है। तो आइए इनको देखते हैं अलग अलग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये विस्वित रेखा है। अब क्या होता है कि सूर्य जो हमारा है, ये सूर्य हो गया, तो ये सूर्य से जो किरण आती है दोपहर के समय, क्या होता है कि विस्वित रेखा पे और इसके अगल बगल यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसमें सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, इसमें सूर्य की किरणें दोपहर के समय एकदम सीधी पड़ती है, यानी प्रचंड मात्रा में यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके वजह से ये एरिया कैसा हो जाता है, काफी गर्म रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधी क्षेत्र, इसको उष्ण कटिबंधी क्षेत्र बोल देते हैं। अब उसके बाद फिर आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी ये वाला जो भाग पूरा है ये उत्तरी ध्रुव में, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश के बीच, ये दोनों एरिया जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोपहर हो या शाम हो, कभी भी सूर्य की जो किरण है वो सीधी नहीं पड़ती है। इस तरह से आप देखिए सूर्य यहाँ बीच में है तो यहाँ पे किरण कैसी पड़ेगी, यहाँ पे किरण जो है तिरछी पड़ेगी, तो मतलब ज्यादा गर्मी मिल नहीं पाती है। तो ये एरिया क्या होते हैं, ये एरिया मध्यम में होते हैं, मतलब ना बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है। लेकिन उसके बाद का ये जो यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश यूं ध्रुवों पे जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश ऐसे ध्रुव पे जाता है तो ध्रुव पे एकदम तिरछा जाता है, ध्रुव पे देख रहे हैं एकदम तिरछा जाता है, जिस कारण क्या होता है, ध्रुव का एरिया जो होता है काफी ज्यादा ठंडा होता है, बर्फीला होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरीय शीत कटिबंध बोल देते हैं इसको, उत्तरी शीत कटिबंध, और नीचे वाले को दक्षिणी शीत कटिबंध बोल देते हैं। और जो ये बीच का भाग होता है इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो एरिया होता है वो हो गया। ठीक, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधी किसको बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधी बताया ना कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का, और उसी तरह यहाँ पे ये वाला जो एरिया है साढ़े, देखिए यहाँ पे 1.5 मिनट, इसको थोड़ा क्लीन करें तब समझ में आएगा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला हो गया हमारा, और 66 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश का। तो ये जो बीच का एरिया है ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं देशांतर क्या होती हैं। अब देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो ये रेखाएं जो होती हैं ये जो होती है लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं, और जैसे हर जगह ये रेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। मतलब जैसे कि अभी हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी ना कि जो है इनको भी मापते हम लोग अंश में ही है, लेकिन अक्षांश रेखाओं से ये अलग होती है। इनकी जितनी लंबाई ध्रुव पे होती है उतनी ही लंबाई जो है भूमध्य रेखा के पास भी होती है या विषुवत रेखा के पास भी होती है। ये क्या करती है, बस इनकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि यहाँ भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास इनकी जो ये बीच की दूरी है ये वाली ये ज्यादा होती है, और ध्रुवों पे दूरी एकदम 0 हो जाती है क्योंकि ध्रुवों पे आके मिल जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो होती है 360 होती है। 0 डिग्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 180 डिग्री पूर्व पश्चिम में होता है और 180 डिग्री पूर्व में होता है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि लास्ट का जो 180 होता है, ये 180 वाला ये दोनों के लिए काम करता है, मतलब पश्चिमी के लिए भी और उत्तरी के लिए भी काम करता है। ठीक है, देशांतर रेखाएं, अब यहाँ से देख लें, रेखाओं के देशांतरी या मनोत्तर कहते हैं उनके बीच की दूरी देशांतरों के अंश में मापते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। जो अंश होते हैं उनको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं और जो मिनट में होता है उनको सेकंड में बदलते हैं। ये अर्धवृत्त होते हैं, अर्धवृत्त के समान होते हैं। इनके बीच की दूरी जो होती है ध्रुवों पे क्या होती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है। सभी देशांतर यमनोत्तर आपस में जाके ध्रुवों पे क्या होती है, मिल जाती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरों, एक मिनट, भिन्न अक्षांश रेखा भिन्न सभी देशांतरों से लंबाई समान होती है, इसीलिए इनमें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी हर जगह जो होती है लंबाई समान होती है, इसलिए इनको मतलब अलग अलग नहीं बांटा जा सकता है। तो क्या किया गया है कि एक जो है ग्रीनविच ब्रिटेन के राजकीय वेधशाला स्थित है ग्रीनविच में, जहाज से गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की गई है।
मतलब एक लाइन को फिक्स करके उसके पूर्व और पश्चिम में गिनती हम लोग शुरू कर देते हैं। जिस लाइन को हम लोग फिक्स करते हैं उसको प्रमुख यामुनोत्तर कहते हैं। इसका मान जो होता है 0 डिग्री होता है देशांतर। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि इस साइड 180 डिग्री पश्चिम और इस साइड 180 डिग्री पूर्व, और ये हो गई ग्रीनविच रेखा जो कि राजकीय वेधशाला ब्रिटेन से होकर के गुजरती है। अब देखेंगे, मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। अब यहाँ से जो 100 डिग्री से हो गया और ये वाली मान लेते हैं कि 180 डिग्री है, तो ये इसको दो भाग में बांट रही है ना, इस तरह से जब इसको मिला देंगे तो ये गोला बन जाएगा। तो ये आधा पूर्वी इस साइड में, ये पूर्वी इस साइड, पश्चिमी इस साइड, इसको दो भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। अब आगे देख लेते हैं इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन का, सही लोकेशन का हमें पता चलता है। अब यहाँ पे ये सभी अलग अलग मानक समय दिया गया है। आइए आगे इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देशांतर और समय, देशांतर के माध्यम से हम समय कैसे ज्ञात करते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है कौन, सूर्योदय और सूर्यास्त, चंद्र और ग्रहों की जो चाल होती है, जो गति हो, उनसे हम लोग जो है समय का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। अभी ग्रीनविच मतलब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी हो गई पृथ्वी। अब इसमें हम लोग लाएंगे ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच कितने डिग्री की होती है, 0 डिग्री की। इस पे जब एकदम सीधे बज सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ये 12 डिग्री, मतलब 12 बज रहे हैं, इसमें जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहा है। तो अब इसी से हम लोग जो है पूर्व के साइड का, पश्चिम पश्चिम के साइड और पूर्व के साइड वाले देशों का क्या मतलब देशांतर पर क्या समय हो रहा है, यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं। क्योंकि हमने मानक किसको माना है, मानक हमने इसी 0 डिग्री को माना हुआ है। चक्कर पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमारी कैसी, एंटी क्लॉक चक्कर लगाती है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ ऐसे चक्कर लगाती है। ठीक है, जब पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है तो क्या होता है, सूर्य उदय जो होता है वो पूर्व से होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो अब ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व में देश होंगे, ये वाले, ये देशांतर जो होंगी वो क्या होंगी, आगे होंगी, उनका समय जो है इस ग्रीनविच से आगे होगा, और जो पश्चिम में होंगी उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कितना पीछे होगा, कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, तो एक घंटे में जो है 15 डिग्री घूमेगी। एक घंटे में 15 अंश घूमेगी। ठीक, एक घंटे में 15 अंश घूम रही है, तो 4 मिनट में एक अंश घूमेगी। कितना, 4 मिनट में एक अंश घूमेगी। इस प्रकार अगर ग्रीनविच पे 12 बजा है, यानी यहाँ पे अगर 12 बजा है तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, यानी ये जो ग्रीनविच से ये वाली रेखा, एक मिनट, इसको ग्रीनविच से जो ये हमारी पृथ्वी हो गई कुछ इस तरह से, और ये ग्रीनविच से जो है ये वाली पूर्व में जो जाएगी ये वाली रेखा 15 डिग्री। यहाँ पे कितना टाइम होगा, ये जो 15 डिग्री जाएगी तो यहाँ पे टाइम, अब चूंकि ये इससे आगे है, कितना आगे है, 15 डिग्री। 15 डिग्री यानी एक घंटे आगे है। कितना आगे है, 15 डिग्री से आगे है, यानी एक घंटे आगे है। और यही 15 डिग्री जो है ये पश्चिम में, अगर हम देखें 15 डिग्री पश्चिम में,
तो इसमें क्या होगा, 1 घंटे आगे है यानी 1 घंटे ये क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो पश्चिम में 15 डिग्री जो देशांतर होगी, 15 डिग्री देशांतर, यहाँ पे 11 बजेंगे। और पूर्व में 15 डिग्री होगी, वहां पे कितना बजेगा, वहां पे बच जाएगा 1, क्योंकि 12 से 1 घंटा आगे और ये 1 घंटा पीछे रहेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। मतलब जब सूर्य एकदम सीधे हमारे सर के ऊपर हो जाता है तो उस समय कितने बजते हैं, तो उस समय 12 बजते हैं। घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। मतलब जो ये समय दिखाएगा उस स्थान का क्या होगा, स्थानीय समय होगा। देशांतरी यामुनोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है। जो देशांतरी यामुनोत्तर है यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी जो समय रहेगा वो यहाँ भी रहेगा, वो यहाँ भी, चाहे ध्रुव पे ही ले लें या कहीं भी, तो अगर 12 बजा है तो 12 ही बजेगा। ठीक है, ये चीज बताई गई है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, एक मानक समय मानते हैं जो, तो क्यों मानते हैं, अलग अलग यामुनोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तय करना कठिन होगा। जैसे कि भारत है, भारत का जो गुजरात है, गुजरात के द्वारका, तथा ये गुजरात जो हो गया, गुजरात के द्वारका से असम के डिब्रूगढ़, असम का जो डिब्रूगढ़ है, तो मान लेते हैं यही वाला लास्ट पॉइंट है, वैसे असम हमारा तो आता यहाँ पे है। तो ये असम के डिब्रूगढ़ से 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस छोर से इस छोर तक की अगर हम बात करें तो 1 घंटा 45 मिनट का समय होता है। अगर यहाँ पे 2 बज रहा है, 97 डिग्री पूर्व पे 2 बज रहा है, तो 68 डिग्री पूर्व पे कितना बजेगा, तो 68 डिग्री पूर्व पे 1 घंटा 45 मिनट कम बजेगा। तो 1 घंटा अगर 45 मिनट कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना बजेगा, यहाँ पे 11:45 हो रहा होगा। तो काफी ज्यादा जो है अंतर आ जाता है इस तरह से। तो इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या, एक भारत से गुजरने वाली मानक रेखा मान ली। मानक रेखा किसको मानते हैं, मानक रेखा उसे मानते हैं जो एकदम उस देश से, उस जगह से एकदम बीच से उसको विभाजित करे। तो भारत की मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री जो है पूर्व है। इसको हम लोग जो है भारत की मानक समय रेखा मान लेते हैं। मतलब इस रेखा पे जो टाइम होगा वही टाइम यहाँ भी माना जाएगा और वही टाइम यहाँ भी माना जाएगा, चाहे भले ही यहाँ सूर्य 2 घंटे पहले आ जाता हो और यहाँ 2 घंटे बाद आता हो, लेकिन जो मानक समय माना जाएगा उसी के अनुसार जो है समय निर्धारित किया जाएगा। अब आगे, जैसे भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे प्रारंभ मतलब शुरू हुआ, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच लंदन में कितने बजे शुरू हुआ, 2 बजे, लेकिन भारत में कितने बजे, 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्यों 7:30 बजे क्यों शुरू होगा, क्योंकि जो भारत की मानक समय रेखा है वो ज्यादा है किससे, जो मतलब ग्रीनविच रेखा है, जो ग्रीनविच रेखा है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना अभी, ये कहा, हाँ, ये जो ग्रीनविच रेखा है इससे भारत का मानक समय आगे है। कितना आगे है, तो 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। आगे क्यों है, क्योंकि ग्रीनविच रेखा कुछ इधर पड़ेगी, इस साइड में 0 डिग्री वाली, और हमारी जो मतलब भारत जो है वो पूर्व दिशा में है। और हमने अभी पढ़ा कि ग्रीनविच से पूर्व साइड में जितना हम जाते हैं आगे, उतना ही जो है समय आगे बढ़ता जाता है, और यही पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता जाता है, मतलब पीछे जाते। तो चूंकि यहाँ पे कितना बज रहा है, यहाँ 2 बज रहा है, ग्रीनविच पे 2 बज रहा है, तो भारत में 5 घंटे और इसमें जोड़ देंगे तो 5.5 घंटे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे कितना, 7:30 बजे आएगा। मतलब जो मैच ग्रीनविच पे 2 बजे स्टार्ट होगा वो ही मैच भारत में 7:30 बजे
दिखाएगा। भारत के समय अनुसार अगर यहाँ 2 बजे शुरू हो रहा है तो भारत के समय के अनुसार कितने बजे शुरू होगा? 7:30 बजे शुरू होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे अंतर होता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जबकि लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। वही चीज मैंने बताया कि यहाँ पे अगर 2 बज रहा है तो यहाँ पे 7:30 बजेगा। मतलब जो यहाँ का टाइम है वो यहाँ का अलग टाइम होगा। यहाँ 2 बज रहा है तो भारत में 7:30 बज रहा होगा। यहाँ लंदन में अगर 2 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। सबसे ज्यादा रूस में 11 मानक समय अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया इतना ज्यादा? क्योंकि रूस का जो विस्तार है वो देशांतर में ज्यादा है, मतलब देशांतरी विस्तार ज्यादा है। इस कारण जो है उसमें 11 मानक समय को माना गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र 15 अंश देशांतर को घेरता है। तो ये हो गया हमारा देशांतर के बारे में कि देशांतर। अभी इसमें थोड़ा जो इम्पोर्टेंट एक आध दो पॉइंट है हम उसको नोट कर लेते हैं। जैसे कि अक्षांश रेखाएं रेखाएं कितनी होती हैं? 179 होती हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? अक्षांश कुल अक्षांश कुल अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांश कितनी होती है? तो ये हमारी 181 हो जाती है। क्यों? 69 प्लस जो 2 ध्रुवों पे होती है, 2 ध्रुवों पे जो होती है एक बिंदु के शेप में, उन्हें भी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये कुल अक्षांश रेखा हो गई। दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये तो हो गया अक्षांश के बारे में। अब हम देशांतर के बारे में देख लेते हैं। देशांतर कुल कुल कितनी देशांतर होती हैं? तो 360 होती हैं। 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में। और ये जो 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है, ये ना तो पूर्व में होता है ना तो पश्चिम में होता है। मतलब जो 0 डिग्री पूर्व में है वही 0 डिग्री पश्चिम के लिए भी है, और जो 180 डिग्री पूर्व में है वही 180 डिग्री पश्चिम के लिए है। तो यानी 180 ये और 180 ये हम ले करके दोनों को जोड़ करके कुल देशांतर बता देते हैं। तो ये हो गया देशांतर। और ये चीज भूमध्य रेखा पर देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर वही देशांतर के बीच की दूरी जो होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर जा करके ये क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं। तो इस वजह से इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब हम यहाँ पे, ये तो हो गया अपसौर उपसौर, तो हमने पहले ही देख लिया था, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, मकर संक्रांति, ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लेते हैं। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? मनाई जाती है मीन्स कि कब होती है? कर्क रेखा पर, सॉरी मकर संक्रांति न करके इसको कर्क संक्रांति कब होती है? कर्क रेखा पे कब सूर्य की किरणें एकदम सीधे पड़ती हैं? तो 21 जून को। और वही मकर संक्रांति कब होती है? मतलब कि मकर रेखा पे कब? मकर संक्रांति तो 22 दिसंबर को क्या होता है? मकर रेखा पे एकदम सूर्य की किरणें सीधे पड़ने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं दिन रात विषुवत रेखा पर कब बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर
विषुवत रेखा पे दिन रात बराबर कब होते हैं? तो शरद, शरद मतलब कि शरद विषुवत में यानी ठंडी के वाले मौसम में, तो 23 सितंबर, 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर हो जाता है। बसंत में बात करें, जब गर्म बसंत का मौसम आता है तो विषुवत पर कब होता है? तो 21 मार्च, 21 थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, 21 मार्च को क्या होता है? बराबर दिन और रात हो जाता है। दिन रात का बड़ा होने का क्या कारण होता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना मेन इसका कारण होता है, दिन और रात के होने का। तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आइए देख लेते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पे, मकर रेखा पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ओजोन छिद्र है वो दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है। सम तापमंडल में ओजोन का अवयव विस्तृत रूप से होता है, लेकिन यह अवक्षय आर्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफी पतली हो गई है। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। तो अगर ओजोन लेयर हमसे पूछा जाएगा तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन छिद्र जो है वो मुख्य रूप से अंटार्कटिका में, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, पाया जाता है। आगे है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180, 178, 189, 169, सॉरी 189 कितनी है? तो इसमें हमें बताना है, तो 189। अभी मैंने बताया ना कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर, मतलब उनके बीच 1-1 डिग्री का अंतराल है, तो 189 रेखाएं जो है खींची गई हैं। जबकि ध्रुवों पर क्या होती है? 0 डिग्री की हो जा 90 डिग्री की हो जाती है, जो कि खिंचाई नहीं देती है, सिर्फ एक डॉट के रूप में हो जाती है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध, अभी हमने इसके पहले वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ाया था कि इस तरह से अगर हमारी पृथ्वी है, ये ध्रुव वाला एरिया हो गया, तो ये क्या, ये यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा का अलग क्षेत्र होता है, ये 66, 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये वाला जो हमारा 90 डिग्री का होता है, यानी ध्रुव वाला जो क्षेत्र होता है, उसी को शीत में बोलते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक का एरिया होता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच, या फिर दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच, ये तो नहीं बिल्कुल है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहला ऑप्शन तो देखिए क्लियर है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच। उत्तरी अक्षांश तो ये हो गई, ये वाली रेखा हमारी 66.5 डिग्री जो है ये, और ये जो ध्रुव है ये, तो ये जो बीच का इनके ये पूरा क्षेत्र है, ये क्या हो जाएगा? इसे शीत कटिबंधी बोलेंगे। और यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव, ये जो दक्षिण में, ये दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, तो ये जो दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पे ये जो पूरा क्षेत्र स्थित है, ये भी शीत कटिबंध में आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन सी और ए दोनों कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? क्योंकि ग्रीनविच पे कितना बज रहा है? ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, और हमने अभी पढ़ा कि जो है 15 अंश जाने पे कितना आगे हम लोग, 15 अंश जाने पे 1 घंटा बढ़ता है, 1 घंटा बढ़ता है, यानी 1 अंश पे 4 मिनट, 1 अंश पे 4 मिनट बढ़ता है, और 15 अंश पे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट बढ़ता है। तो जब यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 बजे है, तो 30 डिग्री पूर्व में जाने पे कितना हो जाएगा? 30 गुणे
4 हो जाएगा, यानी 4 टाइम 12, 120। इसको जब घंटे में, मिनट ये आएगा हमारा, ये मिनट में आया है, जब इसको घंटे में बदलेंगे तो 120 भागे 6 करेंगे तो 2 घंटे, यानी 2 घंटे आगे है जाएगा। तो 12 से 1, 1 से 2, 2 बजेगा। कितना बजेगा? 2 बजेगा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5 5.5 घंटा आगे है, 6 घंटा आगे है, या फिर 5 घंटा? तो अभी हमने पढ़ा 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। एक और क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था, तो ये भी क्लियर हो गया कि कितना आगे होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगला चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। इस चैप्टर में हम लोग जो है पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है? तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक जो होता है उसका घूर्ण गति होता है और एक परिक्रमण गति। घूर्ण गति, घूर्ण गति जो होती है, घूर्ण गति क्या होती है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे, मतलब जैसे जिस अक्ष पे पृथ्वी है तो इसी अक्ष के परितः घूमती है, मतलब अपने चारों ओर इस तरह से घूमेगी, तो इसको घूर्ण गति बोलेंगे। और यही जब पृथ्वी इस तरह से अपने पथ पे सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। 2 करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, परिक्रमण जो होता है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का हम अक्ष जिस पे हम उसको झुकाते हैं वो क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसके अक्षी जो ये अक्ष है, इस अक्ष सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे समतली कक्ष कहते हैं। सूर्य की ओर जो भाग होता है वहां दिन होता है, जबकि भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। अब जैसे ये पृथ्वी है तो इसका जो भाग सूर्य की तरफ है वहां सूर्य की किरणें क्या होंगी? आएंगी, और जो भाग नहीं है वहां नहीं आएंगी। तो इस साइड क्या होगा? इस साइड दिन होगा और इस साइड क्या होगा? रात होगी। यही जब घूम के आगे आएगा तो दिन हो जाएगा और वो आगे वाला हिस्सा पीछे जाएगा तो वहां पे रात हो जाएगी। वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये एक अक्ष हमने मान लिया है, तो सूर्य की रोशनी यहाँ तक आ रही है और इस साइड जो है अंधेरा। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये एक काल्पनिक लाइन है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको समझ रहे हैं, तो ये क्या करेगी? ये जो है इसको हम प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है अंधेरे को उजाले और अंधेरे को क्या कर रही है? बांट रही है, विभाजित कर रही है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्ण के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रदीप्त, तो ये टेढ़ा नहीं होता, ये जैसे अक्ष के इस तरह से हमारा पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे थोड़ी सी बैंड है तो उस हिसाब से नहीं होता, ये एकदम सीधी लाइन होती है। ये कैसी लाइन होती है? एकदम सीधी होती है। इसको हम, इस लाइन को, रेड वाली लाइन जो हम मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, क्योंकि ये उजाले वाले भाग और अंधेरे वाले भाग को क्या करती है? डिवाइड करती है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना ही क्या दिन और रात का कारण है। जैसे क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे क्या करती है? घूर्णन करती है, घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य के तरफ वाले भाग पे हमेशा क्या रहेगा? दिन रहेगा और पीछे वाले भाग पे रात रहेगी। तो जहां दिन रहेगा वहां भयंकर गर्मी पड़ेगी और जहां अंधेरा रहेगा वहां बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। तो इस प्रकार से वहां जीवन क्या है? संभव नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण
कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मान लेते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को छोड़ देते हैं। वही 6 घंटे जुड़ते जुड़ते 4 साल में लीप ईयर बनता है, जो कि फरवरी को 28 की जगह 29 दिन का कर देता है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य है और ये जो है हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो अभी हमने उपसौर और अपसौर भी पढ़ा था, तो एक बार यहाँ उपसौर और अपसौर का पहले कॉन्सेप्ट समझ ले। तो पृथ्वी से जो है ये पृथ्वी सूर्य जो है पृथ्वी के केंद्र में एकदम नहीं होता है। थोड़ा सा सूर्य जो होता है मतलब ज्यादा होता है। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए मान ले और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बी मान ले। ए की दूरी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू बी के। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उसे अपसौर कहेंगे, ठीक है। और जब यही दूरी कम होगी तो इसे उपसौर कहेंगे। अपसौर कब स्टार्ट होता है, तो ये जुलाई के प्रारंभ से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है वो चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जो है रोटेट करती है, तो हम पृथ्वी जो है एंटी क्लॉक रोटेट कर रही है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्च से। मार्च में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पे बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पे शरद ऋतु रहती है। और ये 21 मार्च को जो है ये चीज होती है। मतलब 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात विषुवत में बराबर होती है। दिन और रात बराबर होंगी किस पे, विषुवत पे। दिन और रात क्या होगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे ये यहाँ से घूमते घूमते आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या अब क्या होगा, अब ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य के नजदीक हो जाएगा, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और ये दक्षिणी गोलार्ध दूर हो जाएगा तो यहाँ पे शीत ऋतु हो जाएगी। और ये तिथि कब होगी, 21 जून को हो जाएगी ये। तो इसको हम कहेंगे कर्क क्रांति। कर्क कर्क संक्रांति इसको कहेंगे। फिर यहाँ से धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेगी पृथ्वी रोटेट करते हुए। और अब क्या होगा, अब जो उत्तरी गोलार्ध है वो धीरे धीरे सूर्य से दूर होना स्टार्ट हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध जो है धीरे धीरे सूर्य के पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को क्या हो जाएगा, दिन और रात, एक मिनट, 23 सितंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। 23 सितंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ पे क्या, अब यहाँ से धीरे धीरे जो है बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। और यहाँ पे दिन और रात क्या, सॉरी, यहाँ पे बसंत ऋतु बराबर मतलब प्रारंभ हो जाएगी। और यहाँ पे दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से बसंत की ऋतु प्रारंभ होती है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव जो है एकदम सूर्य के निकट सामने हो जाएगा और उत्तरी ध्रुव दूर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मकर मकर संक्रांति प्रारंभ हो जाती है, संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 महीने 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे बनाते हैं। तो यही जो एक दिन अतिरिक्त है फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। ये तो हो गया हमारा लीप वर्ष। अब देख लेते हैं, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा दक्षिणी
उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। जैसा कि हमने ऊपर में दिखाया आपको कि गर्मी का कम मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। यहाँ पे जो हमने देखा अभी, ये वाला भाग 21 जून को उत्तरायण, तो यहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। लंबा दिन और छोटी रात होती है। कब? उत्तरायण में जो होता है लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुक होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, गर्मी ज्यादा बढ़ने लगती है, प्रकाश ज्यादा मिलने लगता है, तो दिन क्या हो जाता है, लंबा, और रातें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। चूंकि ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाता है दिसंबर तक, तो अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणायन में मतलब दक्षिणी भाग में पड़ता है, दक्षिणायन में पड़ता है, तो इस कारण वहां ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव जो है पृथ्वी की तरफ झुका नहीं होता है, जिसके कारण दिन और रात क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाले पृथ्वी के ये ऊपर वाले भाग में क्या होता है, शरद ऋतु होती है, और ये दक्षिणी भाग में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन और रात में परिवर्तन होता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो मौसम परिवर्तित होता है। तो ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे दिन रात होने का क्या कारण होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना दिन रात का कारण होता है। और उसके बाद आ सकता है कि मौसम परिवर्तन का कारण क्या है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण जो है मौसम का परिवर्तन होता है। सबसे बड़ा दिन और मतलब सबसे बराबर रात और दिन कब होता है, तो सब बराबर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक, ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।